हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। हरियाणा फटाफट रिवीजन की एक पूरी सीरीज चल रही है और उसी के रिगार्डिंग यह लेक्चर नंबर 8 है, क्लास नंबर 8 रहेगी। तो चलिए लेट गेट स्टार्ट। पश्चिमी यमुना नहर कब और कहाँ से निकाली गई? तो 1879 में निकाली गई थी। कहाँ से? ताजेवाला बांध से। कहाँ पर है ये? यमुनानगर के अंदर है। थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। यमुना जो नदी है, यमुना नदी जो हरियाणा में यमुनानगर से, इसी वजह से इसका नाम यमुनानगर पड़ा शहर का, क्योंकि यमुना नदी के किनारे यह बसा हुआ है। तो यमुनानगर से प्रवेश करती है, ठीक है साहब। और यहाँ पर है आपका कुरुक्षेत्र, मैं के आर लिख देता हूँ। और यहाँ पर इसके बाद आ जाता है आपका करनाल, KNL लिख देता हूँ मैं। इसके बाद है आपका पानीपत, PANI लिख देता हूँ। और इसके बाद है आपका सोनीपत। इसके बाद आपका दिल्ली, DELHI। और इसके बाद आपका फरीदाबाद और नीचे आपका पलवल। तो यह है दिल्ली, फरीदाबाद और यहाँ से होते हुए पलवल से फिर यह उत्तर प्रदेश में चली जाती है और यह फिर आगे जाकर गंगा नदी को मिलती है, गंगा नदी को, ठीक है। अब काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ। तो जो आपके सबसे मुख्य पॉइंट है, एक तो आपको यह ध्यान रख लेना है कि यह कुरुक्षेत्र के अंदर प्रवेश नहीं करती, क्योंकि वैसे कुरुक्षेत्र NH44 पर है। NH44 जो आपका नेशनल हाईवे है तो उस पर है। तो हमें लगता है कि यह कुरुक्षेत्र के अंदर भी प्रवेश करती होगी भाई, तो कुरुक्षेत्र के अंदर प्रवेश नहीं करती। एक पॉइंट तो आपको हमेशा ज़िंदगी भर के लिए गांठ बांध लेना है, आपको याद रख लेना है। दूसरा कि जब हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है यमुना नदी, तो और जब निकलती है हरियाणा से, तो वह 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो कि हरियाणा में सबसे बड़ी यह नदी बन जाती है, ठीक है। तो तीसरी अगर हम बात करें, करनाल के अंदर जो आपका करनाल डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर यह सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। सबसे ज़्यादा मतलब जो किलोमीटर के अंदर हम आंकते हैं इसको, तो सबसे ज़्यादा बहती है करनाल के अंदर। तो 3-4 पॉइंट यहाँ से रिलेट कर लो। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन था कि पश्चिमी यमुना नहर कब और कहाँ से निकाली गई, तो वह यह आपका यहाँ से निकाली गई है 1879 में। कहाँ से? ताजेवाला बांध से। यहाँ पर एक बांध बनाया गया है। तो यहाँ से आपकी एक तो पूर्वी नदी जो कि आपकी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएगी, और एक आपका पश्चिमी नदी जो कि आपकी हरियाणा की तरफ आएगी। तो यह दो नहरें हैं, ये नदियाँ नहीं हैं, दो नहरें हैं, ठीक है। नहर और नदी में क्या अंतर होता है साहब? नदी जो कि आपके बहुत बड़े क्षेत्र को सिंचाई करने का काम करती है, और नहर जो आपके ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे क्षेत्र को आपका सिंचाई करने का काम करती है, सिंचित करने का काम करती है। तो जो आपकी पश्चिमी यमुना नहर है वह रहेगी आपकी हरियाणा की तरफ, जो आपकी पूर्वी यमुना नहर है वह रहेगी आपकी उत्तर प्रदेश की तरफ। और जो है कब निकाली गई थी? है 1879 में निकाली गई थी, जो कि आपको पॉइंट में दिख भी रहा है, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ हम यमुना नदी से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, तो जो यह आपकी नदी है, कौन सी? यमुना। तो जब भी इसका नाम ध्यान आए तो याद रख लेना कि यम की बहन इसको बोला जाता है और सूर्यपुत्री इसको बोला जाता है। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा लंबी यह नदी है। अगर कुल लंबाई की बात कर ले तो भाई लिख लो, 1375 किलोमीटर की कुल यह बहती है पूरे भारत में। और यह दोबारा से उत्तर प्रदेश में जाकर गंगा नदी को मिल जाती है, और यही गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर। अगर मैं ऑल वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की बात करूँ, तब आपकी रहेगी नील नदी। तो नील नदी पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी, भारत की गंगा नदी 2525 किलोमीटर, और हरियाणा की 1375 किलोमीटर के साथ आपकी यमुना नदी रहेगा। तो इतने पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 2011 के जो सेंसिस हैं, जो डेटा है, उसके अकॉर्डिंग कुछ बात पूछी गई है। 2011 के अनुसार भारत में, पूरे भारत की बात कर ली, इसमें किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो केरला का था 1084 लिंगानुपात। इसको पहले तो ठीक कर लो, अब इसका मतलब समझ लो। बहुत सारे लोगों को मतलब समझ में नहीं आता। देखिए, यदि 1000 लड़के जन्म लेते हैं तो उनके साथ कितनी लड़कियां जन्म लेती हैं, तो उसको बोलते हैं लिंगानुपात। तो केरल में सबसे ज़्यादा लड़कियों ने जन्म लिया, मतलब सभी राज्यों के अगर बात करें तो केरला में तो कितना? 1084। तो केरला का तो हो गया 1084 2011 के डेटा के अनुसार। अगर 2011 में सबसे कम के पूछ ले तब आपका रहेगा हरियाणा, कितना? 879 था।
तो उस टाइम पे कितने राज्य थे? 29 राज्य थे, तो 29वां नंबर हरियाणा का था लिंगानुपात में। सबसे ऊपर कौन था? आपका केरला। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको पता होनी काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम बात कर लेते हैं यही 2011 के सेंसस के अनुसार हरियाणा का कितना था? 879। अगर हरियाणा में सबसे कम जिला की पूछूं तब आपका रहेगा गुरुग्राम, जी से लिख देता हूँ 854 था। अगर सबसे ज़्यादा की पूछ लो मैं, वह रहेगा मेवात, एम से लिख देता हूँ आपका 907 रहेगा। तो यह दो डेटा भी आपको पता ही होने चाहिए। अगर 2011 में ही मैं हरियाणा के अंदर पूछ लूँ आपका कि साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे हुए सबसे ज़्यादा लोग किस ज़िले में हैं, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं आपके गुरुग्राम में और सबसे कम पढ़े लिखे आपके मेवात में। तो यह दो डेटा आप एक साथ याद करने की कोशिश किया करो, क्योंकि जहाँ पर सबसे कम पढ़े लिखे है ना, कम पढ़े लिखे यहाँ पर ज़्यादा, जहाँ पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग वहीं पे सबसे ज़्यादा लड़कियों को बचाकर रखने की कोशिश करते हैं। जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहीं पर सबसे कम लड़कियाँ सेफ हैं। तो 854 सेफ कहिए या लिंगानुपात, क्योंकि हम ट्रिक के लिए बोल रहे हैं तो उसी प्रकार से याद कर लीजिएगा। तो 854 वहाँ पर है और यहाँ पर कितना है? 907। 2011 में आप अगर आपसे पूछ ले जाए क्षेत्रफल में यानी कि एरिया में सबसे बड़ा जिला कौन सा था आपका 2011 के अनुसार, तब आपका रहेगा सिरसा। अगर पूछ ले सबसे छोटा तब आपका रहेगा फरीदाबाद। अगर पूछ ले 1966 में सबसे बड़ा जिला तब आपका रहेगा हिसार, एच लिख देता हूँ, और सबसे छोटा जिला आपका जींद, जे लिख देता हूँ। तो यह 1966 का डेटा है और यह 2011 का डेटा है। अगर जनसंख्या में बात कर लें सबसे बड़ा कौन सा था, तब आपका रहेगा फरीदाबाद और सबसे छोटा आपका रहेगा पंचकुला, यानी मैं पी लिख देता हूँ। तो इतने सारा डेटा अगर आप भी ऐसे ही याद करोगे, यकीन करो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में हरियाणा के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है? देखिए अभी 2 दिन पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का क्या निधन हो जाता है। इनकी जो जन्म है वह 1935 में इनका जन्म होता है और 2024 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो करीब ये 89 वर्ष की एज में इन्होंने क्या हुआ है, इनका निधन हुआ है। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। तो यह हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कितनी बार साहब? 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं ये। और सबसे ज़्यादा हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने वाला रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर है, यानी 5 बार अब तक हरियाणा में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ही 5 बार बने थे। इनके पिताजी का नाम था चौधरी देवीलाल। अच्छा, तो ये देवीलाल के वंशज हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि सबसे कम समय तक हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहे हैं वह रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर है। 12 जुलाई से 17 जुलाई 5 दिनों के लिए, 5 या 6 दिनों के लिए यह है क्या रहे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। तो सबसे ज़्यादा बार 5 बार बने, 5 या 6 दिनों के लिए जो सबसे कम कार्यकाल है वह भी इन्हीं के नाम पर है। और तिहाड़ जेल में देखिए, जेल के अंदर रहते हुए इन्होंने 10th की परीक्षा पास की, 12th की परीक्षा पास की। यह भी एक अच्छा आपका करंट का क्वेश्चन हो सकता है। और 89 साल की एज में इन्होंने क्या हो गया, अब इनका निधन हो जाता है। और INLD पार्टी से यह मुख्यमंत्री बने थे, इंडियन नेशनल लोकदल, जो कि इन्हीं की खुद की पार्टी थी। आगे इनके जो लड़के हैं अभय चौटाला और अजय चौटाला, उनके भी आगे पुत्र और वो खुद भी पॉलिटिक्स में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी काफ़ी ज़रूरी है। अगर मैंने यहाँ पर बात की है CM की, मुख्यमंत्री की, तो हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? भगवत दयाल शर्मा, जो कि आपका झज्जर डिस्ट्रिक्ट और बेरी विधानसभा से बिलोंग करते थे। इसके बाद यह इनके लिए वोटिंग नहीं हुई थी, इनको वैसे ही मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया गया था। लेकिन वोटिंग होती है हरियाणा में 1967 में पहली बार मुख्यमंत्री के लिए। वो कौन से थे साहब? वह थे आपके राव वीरेंद्र सिंह। इतनी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। और राव वीरेंद्र सिंह ने खुद की एक पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था विशाल हरियाणा पार्टी। और इसी पार्टी से वो जस्ट 5 महीने के अंदर वह जीत भी गए थे और मुख्यमंत्री भी बन गए थे। इसके बाद यह थे आपके दूसरे मुख्यमंत्री, पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। और राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनने से पहले हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तीसरे मुख्यमंत्री फिर जब आपके आते हैं उनका नाम है चौधरी बंसीलाल, और चौथे नंबर के आपके चौधरी भजनलाल, और 5वें नंबर के आपके चौधरी देवीलाल। तो तीसरा, चौथा और 5वां यह तीनों
हमारे हरियाणा के लाल के नाम से भी फेमस है, आपके बंसीलाल, भजनलाल और चौधरी देवीलाल। तब इस वजह से तीसरा मुख्यमंत्री, चौथा मुख्यमंत्री और पांचवा मुख्यमंत्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको कभी कंफ्यूज हो जाए आप लोग कि पहले कौन सा मुख्यमंत्री आया था, तब आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, कभी आप भूलोगे नहीं। देखिए, जागरण में तो बहुत सारे लोग जाते ही होंगे या फिर कभी ना कभी गए होंगे, या फिर माता के दरबार में कभी ना कभी लोग गए होंगे। तब आपने देखा होगा कि जागरण में स्टार्टिंग में जो कलाकार होते हैं वह अपनी क्या करते हैं, अपने जो साजबाज होते हैं जिनको हम बंसी रिलेट करेंगे, स्टार्टिंग में बंसी बजाते हैं भगवान को बुलाने के लिए, बंसी बुलाते हैं, बजाते हैं, फिर वो भजन गाते हैं और फिर देवी माता आ जाती है। यानी कि बंसी बजाई बंसीलाल, भजन गाया भजनलाल, देवी माता आ गई यानी कि देवीलाल। तो इस क्रम में अगर आप याद रखोगे हरियाणा के तीसरा, चौथा और पांचवा मुख्यमंत्री ये रहे हैं, तब आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न हम कर लेते हैं, हर्षवर्धन की तांबे की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो पहले तो यही जान लो कि हर्षवर्धन की तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका यह भी बन सकता है कि हर्षवर्धन की कौन सी मुद्राएं हमें प्राप्त हुई। तो हर्षवर्धन के काल में तांबे की मुद्राएं थी। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से प्राप्त हुई है ये, सोनीपत से ये प्राप्त हुई है। ठीक है, जब भी आपको हर्षवर्धन नाम ध्यान आए तब उसके साथ साथ कुछ पॉइंट आप रिकॉल करने की कोशिश किया करो। जैसे कि उनका जन्म 1590 ईस्वी में हुआ, गद्दी पर 606 ईस्वी में बैठते हैं और 647 ईस्वी में वो गद्दी से हट जाते हैं क्योंकि उनकी डेथ हो जाती है। तो लगभग लगभग 41 ईयर्स, 41 सालों तक उन्होंने शासन किया। और इसी टाइम में 606 से 647 के बीच एक हेनसांग जो कि चीनी यात्री था, काफ़ी फेमस है, वो यहाँ पर आता है। इसके शासनकाल में वह आता है और 8 से 10 साल वह भारत में रहता है और इसके दरबार में भी वो रहता है। ठीक है, और बाण भट्ट आपने बहुत बार नाम सुना होगा। बाण भट्ट इन्हीं के दरबार में रहते थे क्योंकि इनके साथ उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डेज थी। कवि थे तो बहुत सारी विचार एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। तो बाण भट्ट ने इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी है हर्षचरित करके। तो और इनकी मुख्य 3 पुस्तिकाएं हैं, किसकी, हर्षवर्धन की। तो इतनी सारी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किस शहर को बनाया। तो थानेसर को अपनी राजधानी बनाया और यहीं पर अपना मुख्य हेडक्वार्टर रखा। यहीं से उसने काफ़ी सारे क्षेत्र को जीता था। आ सकता है कि अपना हिंदू जो सबसे आखिरी सम्राट था वह भी यही था। अगर मैं बात करता हूँ हरियाणा में, ये हरियल है, हरियाली वैसे लिखा गया। हरियाणा में हरियल झील कहाँ पर है, हरियल। तो हरियल झील है आपकी नरवाना के अंदर, और नरवाना आता है आपका जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। देखिए हरियल करके नरवाना के अंदर एक चौक भी है। यह चौक है आपका, जब हम हिसार जाते हैं तो इसको वहाँ पर इस चौक को आप देख सकते हैं। तो ये इस चौक के नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो बस स्टैंड से जब हम वापस आते हैं हिसार की तरफ चलने के लिए, तब आपका क्या है, ये आपके नरवाना के अंदर है आपका ये हरियल झील। तो इतनी बातें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अगर हम झीलों की बात करें तो दमदमा झील कहाँ पर है, तो दमदमा, तो ये है आपकी गुरुग्राम के अंदर यानी गुड़गांव के अंदर। याद कैसे रखेंगे, देखिए दमदमा, दम वर्ड, दम मतलब कि जान, मतलब कि ताकत, और ताकत किसके अंदर होती है भाई, जो गुड़ खाते हैं। तो गुरुग्राम, गुड़गांव। ठीक है, अगर हम भड़कल झील की बात कर ले तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए या भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हुए, तब 1947 में, उसी वर्ष 1947 में फरीदाबाद के अंदर एक झील बनाई गई, भड़कल झील। यहाँ पर एक धोध झील भी है, यह भी काफ़ी फेमस है। चलिए अगला प्रश्न, वर्तमान हरियाणा सरकार में जल मंत्रालय किसको दिया गया है। तो श्रुति चौधरी को दिया गया है क्या, जल मंत्रालय। याद कैसे रखोगे, देखिए श्रुति चौधरी आपके बंसीलाल के वंशज हैं, और तो साम विधानसभा से इन्होंने अब की बार हरियाणा में विधानसभा से चुनाव जीता है। और इनकी माता जी का क्या नाम है, किरण चौधरी, जो कि आपकी राज्यसभा की क्या है, सांसद है। लेकिन यह हरियाणा विधानसभा में कैबिनेट मंत्री हैं, कौन, श्रुति चौधरी। तो श्रुति चौधरी को 2 मुख्य मंत्रालय सौंपे गए हैं, एक तो आपका महिला एवं बाल विकास, दूसरा आपका जल मंत्रालय। याद कैसे रखोगे, हम बात करें महिला की या हम बात करें बाल यानी बालकों की, छोटे बच्चों की, या हम बात करें जल की, तो भाई 3 की 3 चीज़ें हमारे समाज के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। हर एक इंसान को एग्जिस्ट करने के लिए, सर्वाइव
करने के लिए यह चीज़ें होना उसके पास बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई इनको सुनेगा, अगर इनकी कोई सुनेगा बच्चों की, महिलाओं की या फिर जल के बारे में, तभी तो ये चीज़ें आगे भी रह सकती है। तो श्रुति यानी कि सुनना, तो ऐसे याद कर सकते हो। देखिए हरियाणा के अंदर ही जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय वह किसको दिया गया है? देखिए यदि आपको स्वस्थ रहना है तो हर एक दिन उठकर सुबह आरती करनी चाहिए। तो स्वास्थ्य मंत्रालय गोज टू आरती राव। आरती राव के पास है ये। कहाँ से चुनाव जीता है? अटेली विधानसभा से, फरीदाबाद के अंदर, वहाँ से इन्होंने चुनाव जीता है आरती राव ने। अगर हम बात करते हैं आपका जेल मंत्री या फिर आपका चुनाव मंत्री या फिर आपका सहकारिता मंत्री या फिर आपका पर्यटन स्थल मंत्री, तब यह रहेगा आपके डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो कि आपके गोहाना विधानसभा से उन्होंने चुनाव जीता। गोहाना आता है आपका सोनीपत के अंदर, और गोहाना को अभी एक जिला बन सकता है, इतनी भी अभी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन हरियाणा में 3 जिले प्रस्तावित हुए थे, अभी एक जिला और बोला जा रहा है कि 4 जिले बनेंगे हरियाणा के अंदर, तो 22 से 26 जिले हो जाएंगे। लेकिन जब बन जाएंगे यह तभी की बात है। ठीक है, अगर पूछ ले आपसे कि कृषि मंत्री कौन है, तब आपको ध्यान रखना है कि कृषि कौन करता है भाई? किसान। और किसान ही आपकी डायरी करता है जो दूध से रिलेटेड है, और वही आपका पशुपालन करता है, वही आपका मत्स्य पालन करता है। तो कृषि मंत्रालय, डायरी मंत्रालय, पशुपालन और आपका मत्स्य, चारों को एक ही ट्रिक से याद रख लीजिएगा। ट्रिक आपकी क्या होगी कि जो आपकी कृषि है, कृषि कौन करेगा? किसान। किसान खाटू श्याम बाबा के पास जाएगा कि हे श्याम महाराज, हे श्याम बाबा, आपकी ही देन है जो भी है। तब किसान यह जाते भी हैं, यह भी बहुत सही बात है। तो कहाँ पर गए थे? श्याम के पास, खाटू श्याम के पास। तो श्याम सिंह राणा, श्याम वर्ड को देख लीजिए, श्याम सिंह राणा के पास है ये 4 मंत्रालय। इसी प्रकार से एक प्यारी सी पूरी वीडियो मैंने ट्रिक वाली पहले ही बनाकर यूट्यूब पर, इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है। उसमें आप हरियाणा के सभी मंत्रालय, मंत्री, उनकी एज और उनकी उम्र और उनकी पढ़ाई, क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, कहाँ से हैं वो, कौन से प्रकार के मंत्री हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हरियाणा की प्रथम लघु फिल्म, यानी कि लघु का मतलब होता है सोल्ट मूवी, तो कौन सी थी? तो वह थी आपकी धरती, 1968 में आई थी। लेकिन हरियाणा की प्रथम फिल्म पूछ ले, अगर यहाँ पर लघु वर्ड ना मिले तब आपको मिलेगा हरफुल सिंह जाट जुलानी, 1970 में आई थी। हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म जो कि बहुत बड़े पर्दे पर सफल हुई थी, 1984 में आई थी। कौन सी आपकी? यह थी आपकी चंद्रावल। चंद्रावल 1984 में आई थी, काफ़ी हिट फिल्म रही थी, और आज तक दोबारा ऐसी मूवी नहीं बन पाई है। अगर पूछ ले आपसे कि हरियाणा की प्रथम ऐसी मूवी जिसको नेशनल लेवल का अवार्ड प्राप्त हुआ, तो वह थी आपकी लाडो मूवी, जो कि 2000 के अंदर आई थी। इसके बाद अभी आपकी 2022-23 में एक और मूवी आती है, 22 में ही आती है आपकी। वह कौन सी मूवी थी? वह थी आपकी पंडित लक्ष्मीचंद के चरित्र पर, उनके करैक्टर पर बनी हुई, पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से। चलिए, इतनी सारी बातें आपको पता होनी काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा के साथ राजस्थान का, और हरियाणा की जो कितने ज़िले लगते हैं एक दूसरे के साथ राजस्थान के साथ हरियाणा के, तो 7 ज़िले लगते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, तो इस तरफ है आपका उत्तर प्रदेश, इस तरफ है आपका उत्तराखंड, वो यूके लिख देता हूँ, और HP यानी हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आपका PNB यानी पंजाब, और इस तरफ रहेगा आपका बाकी का राजस्थान। ठीक है, ये वाला यहाँ तक राजस्थान है। तब 5 जिले हमें टच करते हैं हमारी बाउंड्री को, तो उन 5 में से 3 जिलों के साथ हमारी 7-7 किलोमीटर, 7-7 हमारे जिले लगते हैं। कौन कौन सा? जो कि तीनों सबसे बड़े हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आपका पंजाब। तो इन तीनों के साथ हरियाणा के 7-7 जिले सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के साथ तो हमारा एक ही जिला, और हिमाचल प्रदेश के साथ हमारे 3 जिले सीमा बनाते हैं। हरियाणा को 2 UT यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश भी लगते हैं, एक तो आपका दिल्ली और दूसरा आपका चंडीगढ़। जो आपका चंडीगढ़ है उसको हरियाणा का एक ही जिला लगता है, पंचकूला, लेकिन जो दूसरी तरफ है दिल्ली को हमारे 4 जिले लगते हैं। तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी काफ़ी ज़रूरी है। चलिए अगला प्रश्न, गुल्ला चीका का प्राचीन नाम क्या था? तो गुल शहर था, दोनों में राइमिंग एक जैसी है, गुल हाँ चीका, गुल शहर, तो आसानी से आप कर सकते हो। देखिए जब भी गुल्ला चीका वर्ड आए तब आपको याद रख लेना है कि यह है कहाँ पर, तो कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और गुल्ला चीका एक विधानसभा क्षेत्र है, और एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, यानी कि रिजर्व सीट है, ये कैथल के अंदर है। तो कैथल के अंदर 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से एक आपकी क्या है,
आरक्षित है गुलाची का। अच्छा, कैथल का जब भी वर्ड आए तो आपको कैथल से रिलेटेड जितनी सारी जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कैथल 1989 में बनता है, कैथल को मतलब एक जिला 1989 में बनाया जाता है। हनुमान नगरी, वानर नगरी, कपिल नगरी इसी को बोला जाता है। और जो कपिल मुनि का फेमस मंदिर है वह भी कैथल में है। कैथल के कलायत नाम एक तहसील है तो वहाँ पर है। कैथल के अंदर 4 तहसीलें हैं। पुंडरक का मेला कैथल के अंदर ही लगता है, जहाँ पर आपकी त्रिवेणी जो आपके 3 पेड़ होते हैं एक साथ, वह भी 1-2 बार प्रश्न पूछा गया है, वह यहीं पर है, काफ़ी फेमस भी है। ठीक है। और इसके साथ साथ आपको याद रख लेना है, आपको रजिया बेगम सुल्तान, तो उनका निधन, उनकी डेथ, उनकी हत्या यहीं पर की गई थी 1240 में। और यहीं पर उनकी स्मारक बोले या फिर उनका मकबरा बोले यहीं पर बना रखा है। यहीं पर आपके नवग्रह कुंड हैं। तो आज के समय पर नवग्रह कुंड में से 4-5 तो आपके विलुप्त हो चुके हैं, तो आपके 3 से 4 आपके कुंड ही बचते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की स्थापना शिमला में कब हुई? एक्चुअल में होता क्या है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है जो, देखिए शुरू से समझते हैं, हरियाणा और पंजाब तब अलग नहीं हुए थे। तब 1919 में लाहौर के अंदर स्थापना होती है हाई कोर्ट की। और यह उस टाइम पर लाहौर हाई कोर्ट के नाम से ही स्थापना होती है, क्योंकि तब भारत और पाकिस्तान तो एक ही थे। वो उस तरफ भी हमारा क्षेत्र था और ये इस तरफ भी उन्हीं ही का क्षेत्र था। तब क्या होता है, 1919 में स्थापना होती है। लेकिन 1947 में जब आज़ादी के टाइम पर शिमला में इस कोर्ट को क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। और जब यह शिमला में जाता है तब इसका नाम बन जाता है पंजाब हाई कोर्ट। ठीक है। तब क्या था, तब शिमला मतलब जब हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है वह भी अलग नहीं था, क्योंकि एक आपने बहुत बार एक वर्ड सुना होगा पेप्सू। पेप्सू के अंडर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, सॉरी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन तीनों के काफ़ी सारे क्षेत्र शामिल थे। तो 1947 में पंजाब हाई कोर्ट के नाम से शिमला में इसकी स्थापना की जाती है, या फिर स्थानांतरित कर दिया जाता, आप बोल सकते हो। लेकिन 1966 में जब पंजाब और हरियाणा दोनों का विभाजन हो जाता है तब इसको चंडीगढ़ में स्थापित इसको कर दिया जाता है। लेकिन 1947 में कहाँ पर हुआ, शिमला में। और शिमला से 1955 में ही इसको चंडीगढ़ में स्थापित कर दिया गया था। तो कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से आपको पता होने चाहिए। और आपके 3 मुख्य न्यायाधीश हैं, 1919 में कौन से थे, 1947 में कौन से थे और 1966 में कौन से थे। आपको ट्रिक के माध्यम से करा दूंगा, आप कभी भी भूल नहीं सकते। और भाई ट्रिक भी ऐसी है कि आप बोलोगे कि सर आपने किस प्रकार की ट्रिक से हमें याद करवा दिया। तो सुनिए, देखिए सबसे पहले बंदा क्या करता है, शादी करता है ना। शादी के बाद उसकी शादी चलती नहीं, भाई आज के यह केस है, क्योंकि बनती नहीं मियाँ बीबी की। तब वो बोलता है हे राम अब आप ही मेहर करो। तब बाद में राम क्या करते हैं, मेहर कर देते हैं। तो सबसे पहले बंदे ने की शादी। तो इस वजह से 1919 में शादी लाल हमारे मुख्य न्यायाधीश रहे, जो कि हमारा लाहौर हाई कोर्ट था। उसके बाद क्या बोलता है, हे राम, तो रामलाल, पहला शादीलाल, दूसरा रामलाल, हे राम मेहर करो, मेहर होती है भाई फिर तो मेहर सिंह। तो जो आपके रामलाल है ये है 1947 में मुख्य न्यायाधीश रहे और 1966 में आपके मेहर सिंह। तो 3 मुख्य न्यायाधीश हैं आपके क्रमबद्ध, यानी क्रोनोलॉजिकल काल में भी कई बार पूछ ले जाता है, लेकिन आपको पता होने चाहिए 3 के 3। ठीक है, यह 3 है, आपको 3 के 3 के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, A++ ग्रेड पाने वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है। तब आपका राइट ऑप्शन रहेगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है 1956 में और इसकी आधारशिला, इसकी नींव रखने के लिए आते हैं देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह 1956 में इसकी स्थापना होती है और यह A++ ग्रेड लगाने वाली पहली यूनिवर्सिटी है। और यही प्रथम ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपकी कैशलेस यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर। और यही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाली सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। वैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर एक हमारी है धरोहर, तो हरियाणा की धरोहर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। यह भी आपसे काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए, जब भी आपको कुरुक्षेत्र वर्ड नजर आता है तो कुरुक्षेत्र के लाडवा से
लाडवा, लाडवा से आपके क्या है नायब सिंह सैनी इसी विधानसभा से चुनाव जीते हैं और नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन हरियाणा के ये 11वें मुख्यमंत्री हैं और अभी 15वीं विधानसभा सीट चल रही है। तो 3 के 3 पॉइंट आपको एक दूसरे के साथ कंफ्यूजिंग नहीं करने हैं, आपको पता होने चाहिए। कुरुक्षेत्र जब भी वर्ड आए तो ध्यान रख लीजिएगा, यहीं पर है आपका हरस का टीला और यहीं पर है आपका भगवती जो काली माता जी का मंदिर है भद्रा काली, वह यहीं पर है उसका फेमस मंदिर। यहीं पर है आपकी हरियाणा धरोहर, यहीं पर है आपका ज्योतिसर। ज्योतिसर ज्योतिसर में सब क्या है, ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। और यहीं पर है आपके कुरुक्षेत्र के अंदर आपका ब्रह्म सरोवर यहीं पर, और यह पूछा भी गया है कि जो चारों तरफ से पक्की ईंटों से बना हुआ है तो वो यहीं पर है। यहीं पर है आपका बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर भी आपका यहीं पर है। और ब्रह्म सरोवर के यहीं पर आपके बिल्कुल साथ में है आपका क्या, हमारे जो एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं गुलजारी लाल नंदा, उन्हीं के नाम पर है आपका ये गुलजारी लाल नंदा म्यूजियम और लाइब्रेरी यहीं पर है। और यहीं पर आपका कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, जिसकी स्थापना इन्हीं के टाइम पर हुई थी गुलजारी लाल नंदा के समय पर। ठीक है, और हाँ कुरुक्षेत्र जब भी आपको वर्ड नजर आए तब ध्यान रख लेना कि जो विधानसभा सीट है वह कुरुक्षेत्र के नाम पर नहीं है और इसी वजह से कुरुक्षेत्र एकमात्र ऐसा जिला बन जाता है जिसके अंदर हरियाणा विधानसभा की उसके नाम पर सीट नहीं है। हाँ, लेकिन लोकसभा की इसके खुद के नाम पर सीट है। अगर मैं विधानसभा की बात करूँ तो इसमें 4 विधानसभा की सीट हैं साहब। कौन कौन से? एक तो आपका थानेसर, दूसरा आपका पेहवा, तीसरा आपका लाडवा और चौथा आपका शाहबाद। तो 4 सीटें हैं ये। इतनी बातें हमको पता होनी काफ़ी ज़रूरी है। और आज का हमारा फाइनली लास्ट प्रश्न, हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1969 में हुई थी। उस समय पर यह चंडीगढ़ के अंदर हुई थी। ठीक है, चंडीगढ़ के। लेकिन 1981 में इसको क्या कर दिया गया, भिवानी में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। तो अब कहाँ पर है ये? भिवानी में है और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हरियाणा का भिवानी शिक्षा बोर्ड। तो अब यह 1981 के बाद यह कहाँ पर, भिवानी में इसको सेटल कर दिया गया था। और 1994 में हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना होती है। तो इतनी सारी बातें हमको अच्छे तरीके से, काफ़ी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पता होनी चाहिए। और उम्मीद भी करूँगा कि जो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाया है वह आपको काफ़ी पसंद आएगा। यह 8वें नंबर का लेक्चर है। इससे पहले 7 लेक्चर इसी तरीके से, जिसमें आपको बहुत कम समय में 200-300 प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से एक पॉइंट के साथ दूसरे पॉइंट को रिलेट करके करवाने की कोशिश करता है द टीचर्स। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, क्योंकि मैं बीच में भी नहीं बोलता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं लगातार आपको पढ़ाता ही रहूँ और मुझे सच में इतना मज़ा आ जाता है पढ़ाने में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो। हाँ, लाइक ही कर दो। आपको, आपके लिए मैं एक कमेंट भी आपको करना है, एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ के जाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि आपको हर एक दिन पढ़ना है, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर जाना है। ये अचानक से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप कितनी बार भी चाहे फेल हो चुके हो, आपको लगातार फिर भी आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए, आपके लिए आज का कार्य यह है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष होती है? तो भाई बताना ज़रूर है। और आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू।